आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने वाला हूं जो घटना एक समय इस देश का खलबली का कारण था और जिस घटना के कारण बहुत लड़कियां अपने आप को रोड पर सुरक्षित फील नहीं करती थी। और इस घटना की और इस क्राइम की विचाराधीन जॉर्ज ने इस घटना को लेकर एक ऐसा टिप्पणी किया था जो सुनकर पूरा देश रोया था। और इसी घटना के बारे में आज सिलसिलेवार तरीके से हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ। और सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह के क्राइम स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है 1 मई 2013 की। ये तारीख हमारे जैसे आम लोगों के लिए एक नॉर्मल दिन था, लेकिन दिल्ली की नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बहुत खास था, क्योंकि पहली बार वो दिल्ली के बाहर जाने वाली थी। इसलिए उसके मन में घबराहट तो थी, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत खुशी थी, क्योंकि उसने वो कारनामा करके दिखाया था जिसके लिए वो और उसकी परिवार सब उस पर प्राउड थे। दरअसल प्रीति ने दिल्ली से ही अपना नर्सिंग की पढ़ाई की थी और वो इंडियन आर्म फोर्स में बतौर एक नर्स की तरह काम करना चाहती थी। इसलिए उसने इंडियन आर्म फोर्स में जो नर्सेस का वैकेंसी था उसका फॉर्म भी फिलअप किया था और आखिरकार इंडियन नेवी में जो पोस्ट थे वहां पे उसका सिलेक्ट हो गया बतौर नर्सिंग ऑफिसर था। इसलिए उसकी जो कागजी कार्रवाई थी वो सब पूरी हो चुकी थी और उसको मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना की जो ऑफिस थी वहां पे रिपोर्ट करना था। और इसी के साथ उसको INS मुंबई में एक सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद में उसको ज्वाइन भी करना था। इसलिए वो और उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर बहुत प्राउड थी। और जबकि प्रीति पहली बार दिल्ली के बाहर जा रही थी तो उसे छोड़ने उसके पिता अमर सिंह राठी, उसके चाचा विनोद कुमार दहिया और उसकी चाची आई थी उसको रेल स्टेशन पे छोड़ने के लिए। अब प्रीति और उसके जो परिवार वाले थे उनको जाना था मुंबई के बांद्रा स्टेशन। इसीलिए उन सभी ने दिल्ली के निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ा जो कि मुंबई के बांद्रा जाने वाली थी। और ट्रेन पकड़ने के बाद वो सब ट्रेन में उठ गए, मतलब प्रीति के पिता, उसके चाचा और चाची। ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी, मतलब कुछ लोग तो अपने सीट पे तो थे ही और कुछ लोग वहां पे खड़े भी थे। और इन्हीं में से एक लड़का था, अपना जो मुंह है वो गमछे से छुपाया हुआ था और उसने अपने माथे पर एक कैप भी पहना हुआ था और वो किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा था। प्रीति और उसके फैमिली ने ये चीज नोटिस की कि उस लड़के ने प्रीति को बहुत बार देखने की कोशिश की और वो प्रीति को बहुत बार झांक रहा था। इस चीज को देखकर प्रीति के चाचा और पापा ने इस बात को देखकर वो कुछ ज्यादा ही सावधान हो गए। और वो जो लड़का था वो काफी बार उठकर बाथरूम जा रहा था और अपनी सीट पे आकर बैठ रहा था, फिर बाथरूम जा रहा था और फिर अपने सीट पे आकर बैठ रहा था। तो वो बहुत चंचल था। इसी बीच रात हो जाती है और ट्रेन अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। अभी जो तारीख है ये बदलकर 2 मई 2013 हो गई, क्योंकि प्रीति और उसके परिवार ने 1 मई को अपना यात्रा शुरू किया था, तो वो अब 2 मई को अपनी मंजिल में आकर पहुंचते हैं। प्रीति और उसकी फैमिली सुबह 8 बजे बांद्रा स्टेशन पे उतरती है। यहाँ पर प्रीति बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो थोड़ा धीरे चल रही थी। तो प्रीति के पिता, चाचा और चाची प्रीति से बहुत आगे निकल चुकी थी। तो प्रीति ने जब इस चीज को नोटिस किया तो उसने भी अपना जो कदम है वो बढ़ाना चालू किया और वो भी जितनी जल्दी हो सके अपने चाचा चाची की तरफ जाने लगी। लेकिन इसी बीच उसको ये महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। ये चीज महसूस करते ही प्रीति ने जब पीछे मुड़ के देखा तब उसको वही नकाबपोश लड़का दिखा जो ट्रेन के कमरे में बार बार उसको देखा जा रहा था और बार बार उसके ऊपर झांकने की कोशिश कर रहा था। तो प्रीति कुछ कह पाती या कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस नकाबपोश लड़के ने एक डब्बा निकाला और कुछ तरल प्रीति के मुंह में फेंक कर मारा। प्रीति कुछ समझने के पहले ही उसको जलन महसूस हुई और वो चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर सारे लोग वहां पर जमा हो गए और प्रीति के पिता, चाचा सब वहां पे आ गए और उन्होंने प्रीति के हाल देखकर चौंक गए और उनको ये समझ आ गया कि किसी ने प्रीति के मुंह पर एसिड फेंक के मारा है। ये चीज समझने के तुरंत बाद उन्होंने 1 सेकंड भी देरी नहीं करते हुए प्रीति को स्टेशन मास्टर के कमरे पे ले गए। ले जाते वक्त उनके हाथों में भी प्रीति के मुंह से
और प्रीति के पोशाक से एसिड के छींटे उनके हाथों पर लगे, जिनसे उनको भी जलन शुरू हुई। स्टेशन मास्टर के रूम में ले जाने के बाद प्रीति को वाला हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन जबकि प्रीति की हालत बहुत खराब थी तो उसको वहां से गुरु नानक हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। प्रीति के ऊपर एसिड हमले करने के बाद वो नकाबपोश लड़का जब वहां से भाग रहा था, तभी वहां पर एक लड़का जो प्रीति के ठीक पीछे खड़ा था वो था समीर शेख, और उसने प्रीति के चीख सुनकर उसको समझ नहीं आया कि घटना यहाँ पे क्या घट रही है। तो वो जो नकाबपोश लड़का अपना जो एसिड का डब्बा वहां पे फेंक के भाग रहा था, समीर शेख ने उस डब्बे को उठाया और उसको देखने लगा। तभी उस डब्बे से एसिड उसके हाथ में पड़ते हैं और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन उसके बीच ही उसने उस नकाबपोश लड़के के पीछे धावा करना चालू कर दिया और उसने सलीम और सलमान, उसका जो दो दोस्त था, उन दोनों को भी उसके साथ ले लिया और वो तीनों मिलकर उस नकाबपोश लड़के के पीछे धावा करने लगे। लेकिन वो जब धावा कर रहे थे उसके पीछे, तब भी वो नकाबपोश लड़का उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। लेकिन आप ये तीन नाम, समीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीन नाम जरूर याद रखना, क्योंकि आगे इस कहानी में ये तीनों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए कहानी में वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर समीर के हाथ में भी एसिड के जख्म थे, वहीं दूसरी ओर प्रीति के पिता, चाचा और चाची के ऊपर भी एसिड के जख्म थे। तो उनको वावा हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पे समीर शेख को प्राइमरी चिकित्सा देने के बाद उसको लेकर पुलिस अपने जो क्राइम स्थल है वहां पे पहुंचा और पुलिस वहां पर समीर शेख के जवानबंदी से ही उस जो दुष्कृति था उसका एक मोटा मोटा ग्राफ तैयार करने लगा। वहीं दूसरी ओर प्रीति को जब गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन गुरु नानक हॉस्पिटल में कोई बर्न यूनिट नहीं था, तो प्रीति को फिर से मसीना हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पे उसको उसका चिकित्सा होने लगा। इस घटना में प्रीति का जो फेस था वो बुरी तरह से जल चुका था। प्रीति के कंधे पे बहुत एक गहरी चोट आई थी। अब पुलिस समीर शेख का जवानबंदी लेने के बाद जब मसीना हॉस्पिटल पहुंची प्रीति का जवानबंदी लेने को, तब प्रीति इतनी बुरी हाल में थी, प्रीति की आवाज जा चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक अपना जो हौसला है वो नहीं छोड़ा था और वो हॉस्पिटल के बेड में संघर्ष कर रही थी। तो प्रीति की आवाज जा चुकी थी तो उसका कोई बयान लेना संभव नहीं हो रहा था, लेकिन तब प्रीति ने इशारा किया डॉक्टर और पुलिस को कि उसको एक पेन और एक नोटबुक दिया जाए जिससे वो सबसे कम्युनिकेट कर सके। इसके बाद प्रीति ने अपना जो बयान है वो लिख के दिया और इसी बीच ये जो खबर है, प्रीति की जो खबर है, ये मीडिया हाउस पे पहुंच गई और बहुत सारे न्यूज़पेपर और टेलीविजन आकर इस चीज को कवर करने लगी और लोग सड़कों पर उतर आए और उस जो जिसने ये सब किया है उसके खिलाफ प्रदर्शन देने लगे। और इस चीज के कारण पुलिस के ऊपर भी अब भारी दबाव था और उस जो नकाबपोश लड़का था उसका भी कोई खबर नहीं था। इसी बीच समीर शेख को लेकर और उस स्टेशन में मौजूद सारे लोगों को लेकर पुलिस ने एक स्केच तैयार किया और इसी बीच 4 मई 2013 को प्रीति का जो बहन था तन्नू, उसको एक लड़का फोन करता है जो अपना नाम पवन कुमार बताता है। पवन कुमार एक बीटेक का स्टूडेंट था जो प्रीति से पहले से ही परिचित था। उसने प्रीति की बहन तन्नू से ये पूछा कि प्रीति अब कैसी है। ये बात प्रीति के बहन तन्नू ने प्रीति के पिता को बताया और प्रीति के पिता ने पुलिस को बताया कि पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति के बारे में पूछ रहा है। तो तभी पुलिस ने उसका जो स्केच उसने समीर शेख और बाकी सारे गवाहों के साथ मिलकर एक बनाया था स्केच। पुलिस जब ये स्केच प्रीति को दिखाती है और उससे ये पूछती है कि क्या प्रीति इस स्केच के बनाए हुए आदमी को पहचानती है, तब प्रीति ने अपने जो नोटबुक है उसमें 3 नाम लिखा और ये 3 नाम था सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। यहाँ पर पुलिस के मन में शक बैठ गया कि प्रीति ने भी यहाँ पे पवन कुमार का नाम लिखा था, वहीं दूसरी ओर पवन कुमार उसके बहन को कॉल कर उसके बारे में पूछ रहा था। तो पुलिस को ये लगा कि शायद पवन कुमार ने ही ये एसिड अटैक किया है और उसके बाद प्रीति जिंदा है या फिर मर गई है ये जानने के लिए उसको फोन किया था। तो पुलिस अब पवन कुमार के तलाश में लग जाती है और बहुत दिन तलाश करने के बाद 9 मई 2013 को वो पवन कुमार को गिरफ्तार करती है। लोग जल्दी से जल्दी पवन कुमार का कड़ी से कड़ी सजा मांगते हैं और प्रीति को जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए वो सब दुआ करने लगते हैं। यहाँ पर पूरा देश जो था वो प्रीति के साथ खड़ा था। पूरे देश का जो दुआ था वो प्रीति को लग रही थी, लेकिन फिर भी प्रीति का हालात दिन ब दिन खराब होते गया और यहाँ पर तकरीबन 2 महीने हो चुका था। प्रीति
जिंदा रहने के लिए हर रोज लड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसका हालत खराब होते जा रहा था। प्रीति का हालत इतना खराब हो गया कि उसको बहुत सारे सर्जरी किया गया, लेकिन फिर भी उसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया बेटर चिकित्सा के लिए। और जबकि प्रीति के साथ अब पूरा देश का इमोशन जुड़ा हुआ था, तो पूरे देश ने प्रीति को जल्दी से जल्दी सुस्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए, लेकिन फिर भी उसका हालात दिन ब दिन खराब होते गया। इसके बाद प्रीति पूरा वेंटिलेशन सपोर्ट में चली गई। 1 जून 2013 को प्रीति का मौत हो जाता है, और प्रीति के मौत ने जैसे कि देश में एक आग की लहर फैला दी थी। पूरे देशवासी अब इस चीज से बहुत नाराज थे, और वो सभी जल्दी से जल्दी प्रीति का न्याय विचार का दावी कर रहे थे। तो इसी बीच जब प्रीति का सांस रोक जाने से मौत हो जाती है, तब प्रीति का बॉडी दिल्ली आता है, लेकिन उसके फैमिली वाले इस बॉडी को लेने से इनकार कर देते हैं, और उन्होंने इस चीज का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर देते हैं, और वो सीबीआई जांच का दावी करने लगते हैं, और सरकार ने भी दबाव में आकर उनका ये दावी मान लेते हैं। और आखिरकार प्रीति को उसको सम्मान के साथ एक रैली लेकर प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। और प्रीति के इस अंतिम संस्कार के बाद देशवासी फिर से पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि जल्दी से जल्दी प्रीति का कातिल व कातिलों को जल्दी से जल्दी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके पहले पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार किया था, लेकिन पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत पुलिस को नहीं मिल रहा था। इसी बीच प्रीति के पिता अपने स्तर से कोशिश करके ये पता लगाते हैं कि घटना के दिन पवन कुमार तो मुंबई पे था ही नहीं, वो तो उस समय पे रोहतक पे था, और वो ये चीज पुलिस को बताती है। और पुलिस भी अब पवन कुमार के फोन को ट्रैक करके ये पता लगाता है कि पवन कुमार घटना के दिन रोहतक में था। और ये चीज एक पुलिस के लिए एक बहुत शर्मनाक चीज बन जाती है। जहां पर वो ये चीज बताने में अक्षम थे, वहीं प्रीति के पिता अपने स्तर से कोशिश करके उनसे ज्यादा अच्छा एक इस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इस चीज को देखते ही हुए प्रीति के पिता ने अदालत में जाकर इस चीज के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल किया। उन्होंने कोर्ट में ये अपील किया कि इस केस का तदंत सीबीआई मुंबई को दिया जाए, और कोर्ट ने भी इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया, और सीबीआई मुंबई इस केस में तदंत करना चालू केस का इन्वेस्टिगेशन चालू करने के बाद पहले वो प्रीति के घर गए, और फिर प्रीति के बहुत सारे रिश्तेदारों से भी मिले और उनसे भी पूछताछ करने लगे। तो इसी बीच को एक चीज पता चलता है, प्रीति के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अंकुर पलवर, जो प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। अंकुर ने बहुत बार प्रीति को प्रपोज किया था और अपने प्यार के बारे में उसको बताया था, लेकिन प्रीति ने हर बार ही उसको ना कर दिया और उसको इनकार कर दिया। यहाँ पर अंकुर प्रीति से शादी करने का जिद कर रहा था, लेकिन ये चीज भी प्रीति ने ठुकरा दिया। तो अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने का एक धमकी दिया। उसके बाद पुलिस अंकुर की खोज में लग जाती है, और अंकुर को ढूंढने के बाद अंकुर से पूछता है 1 मई को कहां पर था, जिसके प्रश्न में अंकुर बार बार अपना जो बयान है वो बदलने लगता है। तो पुलिस को ये शक हो जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि अंकुर ही था जिसने इस केस में एसिड फेंका था। और फिर पुलिस को सबसे जो बड़ी इस केस की क्लू है वो दिखती है। वो ये देखते हैं कि अंकुर के हाथों में बहुत सारे जख्मों के निशान हैं। ये वैसे ही जख्मों के निशान थे जो एसिड गिरने पर होते हैं। तो पुलिस को ये चीज अब मालूम पड़ गई थी कि वो एसिड फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि अंकुर था। इसने इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अंकुर को 17 जनवरी 2014 मुंबई पे ले आती है और यहाँ पे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ के दौरान अंकुर का मेडिकल करवाने के लिए उसको जे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, और धीरे धीरे पूछताछ के दौरान अंकुर ने सब कुछ और सारा सच जो था वो उगल दिया। उसने ये कहा कि वो प्रीति से मोहब्बत करता था, लेकिन प्रीति ने बार बार उसको ठुकरा दिया। वहीं दूसरी ओर प्रीति एक अच्छी स्टूडेंट थी, तो उसको इंडियन नेवी में जॉब मिल गया था, जहां पर अंकुर बेरोजगार बैठा था। और इस चीज को लेकर उसके घर वाले उसको ताने देने लगे, और ये चीज अब अंकुर के लिए बहुत कठिन हो गया था ये सब सुनना। तो उसने ये सोच रखा था कि वो अब प्रीति को जान से मार डालेगा। तो प्रीति का जो नेवी में जॉब लगने का खबर था वो चारों ओर फैल गया, और सब जानते थे 1 मई प्रीति मुंबई जाने वाली है। तो अंकुर ने भी इस चीज को देखकर 1 मई को ट्रेन का टिकट कटा लिया, और उसने भी ट्रेन पर सवार हो गया। ये सोचा था कि वो प्रीति के ऊपर ट्रेन में ही एसिड फेंक देगा, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी, इसलिए वो ट्रेन में एसिड नहीं फेंक सका, और वो बार बार प्रीति को ट्रेन में घूर रहा था। इसलिए प्रीति का जो पेरेंट्स थे वो भी इस चीज को लेकर बहुत सतर्क हो चुके थे, इसलिए उसको ट्रेन में एसिड फेंकने का मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर अंकुर ने सुबह 4 बजे ट्रेन के टॉयलेट के पास में एसिड लेकर खड़ा था कि अगर प्रीति इस समय में टॉयलेट आती है तो वो प्रीति के मुंह में एसिड फेंक देगा।
लेकिन प्रीति उस टाइम पे टॉयलेट पे नहीं गई और उसका जो ये प्लान था वो भी संक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जब प्रीति ट्रेन से उतरी तब उसने अपना जो प्लान है वो बाकी निभाया और प्रीति के ऊपर एसिड फेंक कर वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस के पास अब सब कुछ था, लेकिन पुलिस के पास अंकुर के खिलाफ शो करने वाला उतना सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस सबूत इकट्ठा करने में लग गई। और यहाँ पर एक और सवाल था कि अंकुर को इतना एसिड कहाँ से मिला, कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम का जो एक एसिड का डीलर है उससे एसिड मांगा था और उसने मुकेश भार्गव को यह बताया था कि वो अंकुर बैटरी के नाम से अपना खुद का एक बैटरी का कंपनी खोलने वाला है, तो इसलिए उसको थोड़ा सैंपल एसिड चाहिए और इसके बाद वो बहुत लार्ज स्केल में उससे एसिड खरीदेगा। तो इस चीज को जानकर मुकेश ने उसको एक हॉर्लिक्स के डब्बे में 2 लीटर एसिड दिया था और यही एसिड उसने उस केस में यूज किया था। अंकुर के खिलाफ और भी सबूत जुटाने थे, तो इसलिए पुलिस ने उसका जो फोन था वो ट्रैक किया और फिर उनको पता चला 1 में अंकुर दिल्ली था, जहां पर 2 मई को वो बंद्रा टर्मिनल पे था। और इसके बाद पुलिस ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उस बंद्रा स्टेशन में जितने सारे आई विटनेस थे, मतलब जिन्होंने बताया था कि उन्होंने एसिड फेंकने वाले को देखा है, उन सबके सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया बहुत सारे लड़कों का, जिनमें अंकुर भी शामिल था। और इस बात को देखकर जब अंकुर उनके सामने आया आइडेंटिफिकेशन परेड में, तब समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख ने उसको तुरंत पहचान लिया। असल में जब अंकुर एसिड फेंक कर वहां से भाग रहा था, सेकंड के लिए अंकुर के मुंह से जो गमछा था वो हट गया था और तभी समीर ने उसका मुंह थोड़ा सा देखा था, तो इन तीनों ने आराम से उसको पहचान लिया। समीर ने अंकुर के साथ जो डब्बा था एसिड का उसको भी पहचान लिया और उन्होंने इसका भी सबूत दिया। और इस आइडेंटिफिकेशन परेड में और भी एक आदमी था, पवन मालवीय, जिसने अंकुर को पहचान लिया कि वो उस दिन ट्रेन में था। और वहीं और एक व्यक्ति जिन्होंने लगभग सुबह 4 बजे अंकुर को टॉयलेट के पास में देखा था, उन्होंने भी गवाही दी इस बारे में और उन्होंने भी बताया कि उन्होंने अंकुर को देखा है। इसके बाद अंकुर के नाम पर चार्जशीट करते हुए पुलिस ने अंकुर को स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशनल कोर्ट ग्रेटर मुंबई पे ले आए और वहां पे अंकुर का विचार होने लगा। और यहाँ पे एक चीज सुनकर आपके खून खौल उठेंगे कि जब अंकुर को अपने विचाराधीन समय में वो लेकर आ रहा था, तब वो अक्सर मुस्कुराता था और हर वक्त और बहुत बार उन्होंने कैमरा के सामने विक्ट्री साइन पोज करके भी फोटो खिंचवाई थी और बहुत बार उन्होंने कैमरा के सामने मुस्कुराया भी था। कोर्ट में सेशन के दौरान अंकुर के ऊपर आईपीसी 302 और 326 धारा लगे। सारे आई विटनेस जितने थे वो सब आके गवाह देने लगे। समीर, सलमान और बाकी सब जो गवाह थे वो आकर इस चीज का गवाह देने लगे। तो इसी बीच जो कोर्ट में, मतलब मुंबई का जो सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट था, वहां पर अंकुर का मौत का सजा सुनाया गया। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एसिड अटैक के लिए किसी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस केस में जो राय देने वाले जज थे, उन्होंने टिप्पणी करते हुए ये बताया था कि अगर प्रीति ने एसिड अटैक के बाद अपना फेस एक बार आईने में देख लेती तो वो खुद से ही मर जाती और वो एक दिन भी नहीं बच सकती थी। ये टिप्पणी सुन के ही आपको अंकुर की दरिंदगी के बारे में पता चल गया होगा और अंकुर कितना दरिंदा आदमी था। ये चीज इस बात से भी बयां होती है कि जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई तब उसके मुंह में कोई शोक की छाया या फिर कोई अनुताप की छाया नहीं थी। वो हंस रहा था और वो विक्ट्री साइंस दिखा रहा था। वहीं दूसरी ओर अंकुर अपनी फांसी की सजा को घटाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज करता है और बॉम्बे हाई कोर्ट में इस चीज को लेकर बहुत दिनों तक ये मामला बहुत लंबा खींचा गया और फिर जून 2019 को आखिरकार अंकुर को उम्र कैद की सजा हो गई। दोस्तों, आपको ये केस सुनकर कैसा लगा और आपको इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं। और इस वीडियो को इतनी देर देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।